जबकि थिएटर की एक्टिंग और टेलीविज़न की एक्टिंग में मुमासलत भी है, लेकिन काफ़ी मुख्तलिफ है। कैमरा किया मैंने कुछ अर्सा, फिर उसके बाद मैं एडिटिंग में आ गया, फिर मैंने एडिटिंग की। आई वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू नॉन लीनियर एडिटर्स उस ज़माने में जो थे। कौन सा मोड़ ऐसा नज़र आता है कि आपको लगता है ये है जिसने मेरी लाइफ पूरी तब्दील कर दी है? मशहूर थिएटर है औरत, जो मैंने उसकी कम से कम 200-250 परफॉर्मेंसेस की होंगी। अच्छा। उसकी पहली परफॉर्मेंस हमने मरी में, जो मेन मॉल रोड पे चर्च है, बड़ा मशहूर, हाँ, उस चर्च के अंदर परफॉर्म किया था हमने पहली बार। मैं जब थिएटर करता था तो मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं करता था, मैं उसकी सेट डिज़ाइन में भी उनके साथ शामिल होता था, मैं उसके अंदर लाइटिंग भी उनके साथ करवाता था। मैं जब भी हम बात करते हैं, यानी जो ड्रामा हमारे पास चल रहा होता है, तो जब बात होती है तो लोग कहते हैं भाई जो माशरे में हो रहा है वही तो हम दिखा रहे हैं, मतलब कोई अलग चीज़ थोड़ी दिखा रहे हैं। लोग हमसे ऐसे कहते हैं यार आप क्या दिखा रहे हैं। अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता कि हर आदमी को हमेशा एक डंडा लेके माशरा सुधारने का काम करना चाहिए। तफरीह भी एक चीज़ है, तफरीह बहुत ज़रूरी चीज़ है। जब अब माल ऑनलाइन बिक रहा है तो अब OTT पे या यूट्यूब पे या जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, तो आपको नहीं लगता कि अब इसकी अहमियत कम होती चली जाएगी? इम्तियाज़ स्टोर और नाहिद स्टोर और फलाने स्टोर, धमाके स्टोर नहीं खुले थे जब भी उसकी चाय बिक रही थी। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाने वाले हैं तो आपके पास खरीदार बहुत। तो आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का या हमारे समाज का सबसे बड़ा मसला क्या है? तालीम यार, बहुत बाई फार। मतलब तालीम से आपका माशरा वैसा लगता है जैसा आप को नज़र नहीं आता। नौजवान बहुत ज़्यादा इस वक्त आना चाहते हैं एक्टिंग में, डायरेक्शन में, यानी इंडस्ट्री में। वो चाहते हैं कि हमारे कदम जमे। आधे पाकिस्तान को लगता है कि वो अदाकारी कर सकता है। आधे पाकिस्तान को, बिल्कुल, मतलब बिला किसी मुबालगा। पूरे पाकिस्तान को लग सकता है कि वो हिदायतकारी कर सकता है कि मैं हर किसी को डायरेक्शन दे सकता हूं। वो तो खैर नहीं, वो डायरेक्शन तो वो जनरली हमारा ये एटीट्यूड है कि हम हर एक को मशवरा देने खड़े हो जाते हैं। उनके इख्तलाफात भी ज़्यादा होते हैं लोगों से कि यार नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसको ऐसा करना चाहिए। एक चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आ रही, तो आपको पसंद ना आने का भी आपके दिमाग में कोई लॉजिक होगी। तो कराची में एक अरसा गुजारा, तो अब आपको क्या फ़र्क लगता है? दुख किस बात पे होता है और खुशी किस बात पे होती है कि यार ये कराची हमारा है लेकिन इसको ऐसा होना चाहिए था? यार मेरे बचपन का कराची बहुत अच्छा था, रफ्ता रफ्ता बिगड़ता चला गया, और अब कराची का ये हाल है कि मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ बैठा हुआ कि यार मैं फलाने सन में मुझे मौका मिला था, मैं फलानी जगह चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जहाज़ इबरादी जाग पॉडकास्ट की एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपको पता है मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपने इस पॉडकास्ट में इनवाइट करते हैं और चाहते हैं कि माशरे के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर और मुख्तलिफ जो चीज़ें चल रही होती हैं उनके ऊपर हम तबादला ख़याल करें। आज हमारे साथ शोबिज़ इंडस्ट्री की एक बहुत ही नामवर शख्सियत हैं। ये डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, कई सारे ड्रामों को डायरेक्ट कर चुके हैं, उनमें एक्टिंग भी कर चुके हैं और अपना तारुफ आप हैं। इंशाल्लाह उनसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। आप यकीनन बहुत मसरूफ़ियत आपकी होती है, आपने उसमें से हमारे लिए वक्त निकाला, हम उसके लिए आपके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। अच्छा सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि मतलब इस्लामिया कॉलेज से आपने अपना इंटरमीडिएट किया है और फिर मैं आपका सुन रहा था कि मुझे पता चला कि आपने नासरा स्कूल में 5 साल 6 साल मैथ्स भी पढ़ाई है। तो ये वाला तो ठीक था पैटर्न जो कराची वालों का चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद फिर आप राइटिंग में, यानी ड्रामा राइटिंग में और फिर डायरेक्शन में, तो ये कैसे जर्नी आपकी? अच्छा, मैं ड्रामा राइटिंग में कभी भी नहीं रहा। अच्छा। मैंने एक आध दो ड्रामे लिखे हैं, लेकिन वो भी बस ऐसी शौक़ में लिखे हैं, छोटे छोटे सिंगल एपिसोड्स। अदरवाइज़ मैं बुनियादी तौर पे एक्टर हूँ। थिएटर में मैंने एक्टिंग शुरू की। तहरीक निस्वां एक थिएटर ग्रुप था पाकिस्तान का बड़ा मशहूर, शीमा किरमानी और खालिद अहमद साहब उसके रूहान रवां थे, और मैंने उनके साथ कोई 97 से काम शुरू किया। फिर 1998 में मुझे एक उसी प्लेटफॉर्म से एक अपॉर्चुनिटी मिली। एक UNDP का प्रोग्राम था, इट वाज कॉल्ड पोर्ट्रेयल ऑफ विमेन इन मीडिया, जिसके तहत हमको ट्रेन किया गया। हम 3 लोग तहरीक निस्वां से, 3 लोग कथा से और 3 लोग कॉन्शियस प्रोमोटर्स, एक कोयटा की NGO है। इन सब में कॉमन बात ये थी कि लोग सारे औरतों के हवाले से
कल्चरल एक्शन ग्रुप्स थे जो अपने तौर पे औरतों के मसाइल और उनके हल स्टेज पर या स्ट्रीट थिएटर में लोगों तक पहुंचाया करते थे। और मैं भी उसमें से एक ग्रुप का हिस्सा था, तहरीक निस्वां का। तो हम लोगों को इन्होंने जमा किया इस्लामाबाद पीटीवी एकेडमी में। यूएनडीपी ने उसको फ़ंड किया और उसको लुक आफ्टर किया, और बस वहाँ से समझो कि उस एक 5 साल का प्रोग्राम था वो। शुरू में उन्होंने हमें कुछ महीने वहीं रख के इस्लामाबाद में H9 एकेडमी थी, पीटीवी एकेडमी में रख के वहाँ पे हमें ट्रेनिंग दी टू बिकम टेलीविज़न प्रोड्यूसर्स। और फिर वहाँ से हमारे सफ़र का आगाज़ हुआ। तो थिएटर तो उससे पहले चल रहा था, लेकिन उसके बाद बाकायदा फिर उस ज़माने में कुछ चैनल्स वगैरह नहीं आए थे, तो हम अपने तौर पे NGOs का काम करते थे, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते थे। फिर उसके बाद एक खालिद साहब ने एक ड्रामा सीरियल बनाया, इसका नाम था फैसला, जो बाद में इंडस विजन पे चला। इंडस विजन के शुरू के एक आध दो सीरियल जो बने थे उनमें से एक था। उससे मेरा बाकायदा लर्निंग का आगाज़ हुआ, और बस फिर तो अल्लाह मैंने हाथ पकड़। अच्छा, आपने एक जगह मैं सुना, आप कह रहे थे कि जब तक मेरे बाल काले थे तो रास्ते उस वक्त तक नहीं थे, लेकिन जैसे बाल सफ़ेद हुए तो एक्टिंग में एक्टिंग में असल में जब हम एक्टिंग करना चाहते हैं तो होता यही है कि आप चाहते हैं कि आपको मेन कैरेक्टर मिले, और आप जब थिएटर से वाबस्ता होते हैं तो आपको लगता है कि यार बाकी सब तो ज़रा हेच लोग हैं, आपका काम बड़ा अच्छा है, आप डायरेक्ट लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनसे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आप बड़े अच्छे एक्टर हैं। जबकि थिएटर की एक्टिंग और टेलीविज़न की एक्टिंग में मुमासलत भी है, लेकिन काफ़ी मुख्तलिफ भी है। और वो मुझे लगता था कि मैं थिएटर में अगर काम करता हूँ तो मैं टीवी में जाके तो बस मैं फ़ौरन छा जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। आपको टीवी की अपनी एक डिमांड्स हैं, अपनी एक ट्रेनिंग है, तो उस ट्रेनिंग से गुज़रना पड़ता है हर एक को। हम भी गुज़रे, लेकिन हमारी ट्रेनिंग, क्योंकि मैं टेलीविज़न में सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं फिर एडिटर बन गया था। पहले मैं कैमरे पे चला गया, कैमरा किया मैंने कुछ अर्सा, फिर उसके बाद मैं एडिटिंग में आ गया। फिर मैंने एडिटिंग की। आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू नॉन लीनियर एडिटर्स उस ज़माने में जो थे। हमने लीनियर से शुरू करके नॉन लीनियर पे स्विच किया। लीनियर नॉन लीनियर का फ़र्क आप लोगों को अगर ऑडियंस को समझाने के लिए कि पहले हम 2 टेप लगा के और तीसरे टेप पे रिकॉर्ड किया करते थे, इस तरह से बनाते थे। एक एक करके चीज़ बनती जाती थी, फिर उसके ऊपर म्यूज़िक डाला जाता था, ये सब कुछ टेप पे होता था। अच्छा। लेकिन बाद में जब नॉन लीनियर आ गया तो आपने फिर सारी चीज़ें, सारा डेटा कंप्यूटर पे डाल के आप उससे कंप्यूटर पे बनाते हैं और फाइनली कॉपी निकालते हैं। इस फ़र्क को लीनियर और नॉन लीनियर कहते हैं। तो मैंने दोनों तरह से काम किया है, मैं लीनियर भी कर चुका हूँ, नॉन लीनियर भी कर चुका हूँ। फिर उसके बाद एक NGO ने मुझे एक काम दिया जिससे मैंने पहला अपने डायरेक्शन का आगाज़ किया। उसका नाम था अभी सोचा नहीं है। इट वॉज़ अ टेलीफिल्म जो खुर्रम शफीक साहब ने लिखा था। खुर्रम शफीक साहब वही साहब हैं जो मुझे पहली बार थिएटर में लेकर गए थे, मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे। अच्छा सर, आप अगर अपने कैरियर पर नज़र डालते हैं तो आपको ज़िंदगी में वो कौन सा मोड़ ऐसा नज़र आता है कि आपको लगता है ये है जिसने मेरी लाइफ पूरी तब्दील कर दी, यानी यहाँ से मेरा बिल्कुल एक दूसरा पाथ शुरू हो गया, सफ़र शुरू हो गया? जब मैं थिएटर में गया पहली बार। अच्छा। हाँ बिल्कुल। उसके बाद से जब मैं तहरीक निस्वां ज्वाइन किया, वहाँ से मेरी ज़िंदगी यकसर बदल गई। यानी टीवी नहीं बल्कि थिएटर एक्चुअली वो पहले मैं जो शुरू में निकला, तालीम मुकम्मल करके तो नहीं, लेकिन तालीम के बीच में ही ऑफ कोर्स उसकी बहुत सी वजूहत थी, तो मैं पढ़ाने में लग गया। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, फिर मुझे एक नौकरी मिल गई नासर स्कूल में, मैं वहाँ पे काम करने लगा। दिन में मैं स्कूल पढ़ाता था, शाम में ट्यूशन पढ़ाता था। उसके बाद जब हमारे दोस्त खुर्रम शफीक साहब ने एक मरतबा कहा, वो ख़ुद ड्रामा लिखते भी थे, बड़ी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू जॉइन थिएटर। तो मैंने कहा अच्छा, हाउ डू यू जॉइन थिएटर? तो उन्होंने कहा जी मैं आपको ले चलता हूँ। तो वो मुझे पहली बार खालिद अहमद साहब के पास ले गए। खालिद साहब
ने मुझे कुछ टेस्ट लिए और उसके बाद मुझे अगले ही दिन एक थिएटर प्ले में कास्ट कर लिया गया और कुछ दिनों में मैं मरी के एक चर्च में परफॉर्म कर रहा था। एक सफदर हाशमी का एक बड़ा मशहूर थिएटर है औरत, जो मैंने उसकी कम से कम 200-250 परफॉर्मेंसेस की होंगी। अच्छा। उसकी पहली परफॉर्मेंस हमने मरी में जो मेन मॉल रोड पे चर्च है, बड़ा मशहूर, हाँ, उस चर्च के अंदर परफॉर्म किया था हमने पहली बार। ठीक। अच्छा सर, अगर आप अपने कैरियर का हम कहें कि आप दोबारा आगाज़ करें, अगर आपको मौका मिले, तो आप किस चीज़ को मुख्तलिफ अंदाज में करने की कोशिश करेंगे कि ये मैं इस तरह शुरू करूँगा अपनी कैरियर को? अच्छा, मैं इतना कोई प्लान्ड आदमी नहीं हूँ कि मैं बड़े को प्लान करके मैंने कुछ किया। सब कुछ मेरे साथ अल्लाह मियाँ करता चला गया और होता चला गया। ना मैंने पहले कभी प्लान करके कुछ किया था। मुझे लगता है अगर मैं इसी शख्सियत के साथ दोबारा पैदा हो जाऊँ तो भी शायद जो होगा आई विल डील विद इट। आई एम हार्ड वर्क। कम से कम अब इस उम्र में तो मैं शायद हार्ड वर्क से इतना अपने आप को मतलब ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत ज़्यादा कोई मेहनती आदमी हूँ, लेकिन मैं बचपन से मेहनती आदमी रहा हूँ। मेरा कोई किसी चीज़ से मैं शाय अवे नहीं करता कि यार मैं ये नहीं कर सकता। मुझे चैलेंज मिलता है तो मैं ज़रूर करता हूँ। तो शायद वही चीज़ थी जो मुझे मुख्तलिफ़ अपॉर्चुनिटीज़ दिलाती चली गई। मैं जब थिएटर करता था तो मैं सिर्फ एक्टिंग नहीं करता था, मैं उसकी सेट डिज़ाइन में भी उनके साथ शामिल होता था, मैं उसके अंदर लाइटिंग भी उनके साथ करवाता था, मैं इवन सेट बनाने में भी जो कि थिएटर में आमतौर पे आपको ये नहीं होता कि आपने एक सेट डिज़ाइन पेपर पे कर दिया और उसके बाद कोई लोग हैं जो आपके लिए वो एग्जीक्यूट कर देंगे, आपको खुद ही करना पड़ता है। तो दीवारों पे चढ़ के बांस बांधने से लेके और पर्दे लगाने से लेके सब कुछ मैंने अपने हाथ से किया है और मुझे बड़ा फ़ख्र है इस बात पे कि मैंने खुद किया है और ये चीज़ ही मुझे यहाँ तक लेके आई है, मुझे लगता है। अच्छा, अगर आप लाज़िम बात एक डायरेक्टर हैं, तो एज अ डायरेक्टर आपके नज़दीक क्या चीज़ अहम रहती है? यानी कि तफरी इंटरटेनमेंट ही बस अहम है, या जो समाजी ज़िम्मेदारी भी एक लाज़िम बात है, ड्रामा एक पूरा का पूरा सोसाइटी को आप दे रहे होते हैं, तो क्या चीज़ आप अपने अगर तरजीह? मुझे लगता है कि इन दोनों चीज़ों का इम्तिजाज होना चाहिए। आपको समाज सुधार का काम तफरीही अंदाज में करना चाहिए, तभी आपकी बात क्योंकि मेरी बुनियाद एक इस तरह के प्लेटफॉर्म से हुई थी, मतलब इस वाले काम की बुनियाद तहरीक निस्वां से। वो लोग भी यही कर रहे थे कि आपको लोगों को माशरे में लोगों को समझ देनी है या लोगों को सोचने का जाविया उनका बदलना है। तो मैं भी यही काम करता था, एज एन एक्टर करता था, लेकिन मुझे उसको भी समझ में आता था कि डायरेक्टर या राइटर क्या कहना चाह रहा है और इसका अल्टीमेट नतीजा क्या होगा। तो हम औरंगी टाउन में और कुरंगी में और लांडी में और दुनिया जहान में जाके, जहाँ पे भैंस कॉलोनी में, जहाँ पे ऐसे लोग बसते थे जिनको चाहे तालीम का अगले 20 साल 25 साल 30 साल में भी मैसर होना नामुमकिन हो, हम मछेरों के बीच में जो झींगा छीलने वाली औरतें होती हैं उनके बीच में भी जाके थिएटर किया करते थे और उनको एक तरह से तालीम ही दिया करते थे। मैं तो उसके अंदर एक छोटा सा पुर्जा था, लेकिन जो बड़ा बुनियादी मकसद था वो उनको एक इनफॉर्मल तालीम देना था। वो मैं अब भी अपने काम में सोचता हूँ कि ज़रूर होना चाहिए और मैं अपने ड्रामों में जो मैसेज क्रॉस जा रहा होता है उसके ऊपर बड़ा गौर करता हूँ और अगर मुझे लगता है कि वो गलत मैसेज जा रहा है या कोई मैसेज ही नहीं है इसमें, तो फिर मैं उससे ज़रा साइड पे हट जाता हूँ। अच्छा, आमतौर पे कहा जाता है कि जब भी हम बात करते हैं, यानी जो ड्रामा हमारे पास चल रहा होता है, तो जब बात होती है तो लोग कहते हैं भाई जो माशरे में हो रहा है वही तो हम दिखा रहे हैं, मतलब कोई अलग चीज़ थोड़ी दिखा रहे हैं। लोग हमसे ऐसे कहते हैं यार आप क्या दिखा रहे हैं, जो माशरे में हो रहा है वो तो लोग वैसे ही देख रहे हैं। तो कहते हैं हम उसका अक्कास है। तो मैं यानी उसको तब्दील करने के लिए भी कोई काम करते चाहिए, बस सिर्फ अक्स ही दिखा देना चाहिए? यही गलत बात है ना कि आपको किसी भी ऐसी चीज़ का, आप मिसाल के तौर पे अगर एक पेंटिंग है, उस पेंटिंग में अगर मैं एक चीज़ बना रहा हूँ कि बस मैंने
एक दरख्त है खड़ा हुआ है, ठीक है, मैं उस दरख्त को बना दूँ, मेरी पेंटिंग किसी काम की नहीं है। अगर वो दरख्त कुछ कह रहा है आपसे, या उस दरख्त का साया, उस दरख्त के नीचे बैठा हुआ इंसान, उसका हुलिया, उसकी हालत आपसे कुछ कह रही है, तो उस पेंटिंग को कोई लोग गौर से देखेंगे, वरना तो उस दरख्त को देखने के लिए वो दरख्त की तरफ ही देख लेंगे, आपकी पेंटिंग की तरफ क्यों देखेंगे। तो अगर आपका ड्रामा सिर्फ महज माशरे का आकाश है, तो माशरा तो लोग वैसे ही देख रहे हैं, आपको उसका अक्स बनाने की क्या ज़रूरत है। आपको तो अगर आप कुछ अक्स बना रहे हैं तो उस अक्स में कोई ऐसी बात होनी चाहिए कि लोग आपकी बात को सुने और उससे कोई नतीजा निकालें। कोई भी हो सकता है कि, अच्छा, मैं ये भी नहीं कहता कि हर आदमी को हमेशा एक डंडा लेके माशरा सुधारने का काम करना चाहिए। तफरीह भी एक चीज़ है, तफरीह बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन आप तफरीह के अंदर भी अगर आप गलत बातें, गलत मैसेजेस देंगे तो वो उसकी ज़िम्मेदार भी फिर आप होंगे, क्योंकि लोग बड़ा असर लेते हैं आपके टेलीविज़न ड्रामों का, आपकी फ़िल्मों का। तो आपको इस बात के लिए बड़ा कॉन्शियस रहना पड़ता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता, कुछ ड्रामे होते हैं जो अपना असरात बहुत अशरों तक उनके मुहित होते हैं, वो याद रहते हैं, लोगों के दिलो दिमाग पे रहते हैं, अपनी नस्लों तक को वो कन्वे कर रहे होते हैं, फलां ड्रामा। और कुछ ड्रामे होते हैं जो बस ख़त्म हुए तो बस उनके असरात भी ख़त्म हो गए, कोई डिस्कशन में भी नहीं। तो इसकी क्या वजह होती है? बतौर एज ए डायरेक्टर आप किस तरह इसको डिफ्रेंशिएट करते यार देखो, ये पता, ये दौर, ये अलग अलग दौर में अलग अलग चीज़ें ऐसी बना करती थी। मिसाल मेरा जो बचपन गुजरा वो वारिस ड्रामा की जी, एग्जैक्टली, बातें करते हुए गुजरा, और हमने देखा था वारिस, और हमने देखा हमारे वालिद की तबीयत ख़राब हो जाती, ब्लड प्रेशर के मरीज़ थे, उनके वारिस की एपिसोड देखते हुए उनकी तबीयत ख़राब हो जाया करती थी, और हम फिर एपिसोड के बाद उनका ब्लड प्रेशर देखा करते थे। तो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपको किस ज़माने में क्या चीज़ आपके ऊपर असर कर रही है। अब के ज़माने में भी अगर आप अच्छा ड्रामा देखते हैं तो आपके ऊपर असर होता है, और अगर आपको इतना असर कर गया और वो मासेस को असर कर गया, तो फिर वो लोग अपनी अगली नस्लों को बताते रहेंगे अब कि जी अब ये ड्रामा था, संगे मरमर एक ड्रामा था, या संगे माँ एक ड्रामा था, ये जंजीरें आजकल आ रहा है, जंजीरें एक ड्रामा है जिस पे लोगों को बड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको कोई ड्रामा आपके दिल को छू गया तो फिर आप अपनी अगली नस्लों को बताएंगे कि यार ये ड्रामा ज़रूर देख लेना। वो या लोगों दोस्तों के को बताएंगे। आम हालात से शायद कनेक्ट हो रहा होता है क्या, या लोग अपने माशरे में उसको देख रहे होते हैं होता हुआ और उसके। अच्छा, मैं बताऊं ना, ये बात, इस बात का कोई वैसे सबूत नहीं मिलता। मिसाल के तौर पे वारिस जो ड्रामा जी। था, उसमें एक पंजाब का एक फ्यूडल सिस्टम बताया गया था। मेरे वालिद का पंजाब के फ्यूडल सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है ना, हमने कभी देखा भी नहीं है। मैंने तो फिर भी देख लिया है, मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। मेरे वालिद तो बड़े मतलब ऐसे शरीफ से आदमी थे, ठेकेदार किस्म के आदमी थे, अपने दफ्तर जाते थे, सरकारी काम करते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वजह है। अच्छा। हाँ, आप अगर कोई, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत बात कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है अगर एक इंसान जो लिखने वाला और जो बनाने वाला है, वो अगर अच्छी नीयत से और उस कंटेंट पे बिलीव करते हुए कोई चीज़ बनाता है या कोई चीज़ लिखता है, और फिर उसको उसी बनाने वाला उसको उसी नीयत से बना दे, तो फिर वो आपके दिलो दिमाग पे छा जाता है। अगर जो लिख रहा है वो उस कंटेंट पे बिलीव करता है, जो उसको बना रहा है वो उस कंटेंट पे बिलीव करता है, तो फिर उसके अंदर वो चीज़ अल्लाह मियाँ डाल देता है कि वो लोगों के दिलों पे असर कर जाती है। ठीक है। अच्छा, आम तौर पे अभी इस वक्त जो ड्रामे हमारे चल रहे हैं, ऐसा फील होता है, यकीनन हो सकता है कि ना भी होता हो, यानी ऐसी राय बन भी जाती है बाज़ दफ़ा कि सेम स्टोरी है जो मुख्तलिफ़ ड्रामों में मुख्तलिफ़ अंदाज में कवर हो रही होती है, और जो असल मसाइल हैं ख़ास तौर पे जेन ज़ी के या जो यूथ इस वक्त मौजूद है, उनको हमारा ड्रामा एड्रेस नहीं कर रहा है। तो ये आप इससे एग्री करते हैं या आपका ख्याल नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जेनजी को इंटरेस्ट नहीं कर रहा है ये भी मैं नहीं कह सकता, जेनजी को इंटरेस्ट कर रहा है। ड्रामे अलग अलग तरह के बनते हैं। अगर आप देखें, आपने हमारे दोस्त हैं मीसम नकवी, उन्होंने बनाया ड्रामा परवरिश, वो बड़ा जेनजी का ड्रामा था। आप उनके लिए कंटेंट बनाएंगे तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा।
मैंने भी एक ड्रामा बच्चों के लिए बनाया, उसका नाम था जिनकी शादी उनकी शादी। वो बड़ा जी बच्चों बहुत बच्चों ने हाँ, बहुत बहुत देखा। मकबूल हुआ जी तो जी। आप अगर बनाएंगे ही बुड्ढों के लिए तो वो बुड्ढे देखेंगे, आप औरतों के लिए बनाएंगे, घरेलू औरतों के लिए बनाएंगे तो वो देखेंगी। अगर आप जेन जी के लिए बनाएंगे, जेन एक्स के लिए बनाएंगे, जेन अल्फ़ा के लिए बनाएंगे, आप ये आपको डिपेंड करता है। देखिए ये हमें जब हम पढ़ने गए थे, हमारे उस्ताद थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, असलम अज़हर साहब, जो PTV के बानियों में से थे। और वो हमारे जिसका जिक्र किया मैंने कोर्स का, उसके कोर्स कोऑर्डिनेटर थे। वो उन्होंने हमें पहली क्लास में ये बात समझाई थी कि सबसे पहले अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड करें कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करने जा रहे हैं। मसला ये है कि हमारे पास चूँकि एक बहुत बड़ी टारगेट जो ऑडियंस है वो घरेलू ख़वातीन की है, इसलिए और जो जो चैनल वाला है वो उसकी दुकान है, उसने कोई समाज सुधार का ठेका नहीं ठेका लिया नहीं ले हुआ। रखा, हाँ सही ठीक है बात ना, है। उसकी दुकान है, उसको जहाँ से ज़्यादा पैसे आएंगे वो वहाँ पे अपना माल बेचेगा। अगर एक होलसेल वाला जो है वो डिफेंस एक वाला उसके 100 रुपये का ख़रीदता है और नाजबावत वाला 80 रुपये का ख़रीदता है, तो वो डिफेंस भी चाहता है कि डिफेंस में ज़्यादा माल बिके। उसको इससे गरज नहीं है कि 80 रुपये वाला कहाँ से लाएगा सामान। तो आपको जब आप ये बनाने वाले की जिम्मेदारी है, ये डायरेक्टर की जिम्मेदारी है। मैं जिस इदारे में काम करता हूँ वहाँ पे हमें कोई प्रेशर नहीं होता। आप अगर आप किसी स्टोरी पे बिलीव करते हैं तो आपको खुली छूट मिलती है, आप बनाएं। लेकिन मुझ पे नहीं होता क्योंकि मैं इतने साल से उस इदारे में काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि नए आने वाले डायरेक्टर्स पे होता हो ये प्रेशर, या उनको स्क्रिप्ट वहीं से मिलता हो, लेकिन मैं तो जो कहना चाहता हूँ कहता हूँ। अच्छा, आप ये भी जो भी आपने बात की कि लाज़मी बात है चैनल जो है वो एज अ उसकी शॉप है, यानी कि उसका वो मार्केट में प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा है एक्चुअली। अच्छा, अब मसला ये है कि दुकान का अंदाज भी तब्दील हो गया है। जब अब माल ऑनलाइन बिक रहा है तो अब OTT पे या यूट्यूब पे या जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, हमारे तो नहीं है उस तरह शायद, लेकिन जिस तरह नेटफ्लिक्स है या दीगर हैं, ये पूरे पूरे तो आपको नहीं लगता कि अब इसकी अहमियत कम होती चली जाएगी और उसकी अहमियत बढ़ती जाएगी? और बहुत ज़्यादा इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है अब तो, वेब सीरीज़ पे उस पर काम हो रहा है। एक चाय बनाने वाली कंपनी है, हाँ, पहले जब तक इम्तियाज़ स्टोर और नाहिद स्टोर और फलाने स्टोर ढिमाके स्टोर नहीं खुले थे, जब भी उसकी चाय बिक रही थी वो तो चाय बना रहा है उतनी, है ना। तो हमें तो हमारे TV चैनल को इससे को नहीं पता, यूट्यूब चैनल भी उनका ही है। 57 मिलियन फॉलोअर्स हम TV के हैं, आपके तो नहीं है। मैं भी नहीं बना सकता, सारी ज़िंदगी लगाऊं तो भी नहीं बना सकता। तो वो जो उन लोगों ने अपना एक फॉलोइंग बेस बना लिया है, वो उसी को कैश करते रहेंगे। उनके लिए तो फ़ायदे की चीज़ है, उनका TV पे भी कंटेंट चलता है और YouTube पे भी चलता है। लेकिन आई एम श्योर फ़र्क देखो, बिज़नेस में इतना फ़र्क नहीं पड़ा। अब उनको वो रेवेन्यू जो पहले चाय के इश्तिहार से आता था, अब वो YouTube से आता होगा, है ना, या स्पॉन्सर्ड एड से आता होगा, हाँ। स्पॉन्सर्ड एड से आता होगा। तो धंधा तो वही चल रहा है। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाने वाले हैं तो आपके पास ख़रीदार बहुत हैं। अगर आप अच्छी चाय बना सकते हैं तो चाय पीने वाले बहुत हैं, लोग पियेंगे। अब वो चाय इम्तियाज से लेके चाय बिल्कुल एग्जैक्टली आप बाहर काउंटर पे खड़े होकर बेचें, आउटलेट से या ढाबे के होटल से लें। बिल्कुल। अच्छा, एक और भी तो मसला ये हो गया है कि जिसको हम ये वाली जो जेन ज़ी है या जो इस वक्त हम जिस एरा में हैं उसमें दौरानिया लोगों का कम हो गया है किसी भी चीज़ को देखने का या सुनने का। तो आपको लगता है कि इसका फ़र्क है? और वो जो कई किस्तों पर मुश्तमिल ड्रामे आते थे, अब उसको कोई कम उसमें आना चाहिए? या एक तरफ ये बात हो रही है लेकिन दूसरा वेब सीरीज़ का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, तो ये क्या कॉम्बिनेशन है? अगर ऐसा ही होता कि सारी दुनिया रीलें देख रही होती तो फिर ड्रामे कौन देख रहा है ना। ड्रामों के एक घंटे में 5-5 मिलियन व्यूज़, जंजीरें का माशाल्लाह से एक एपिसोड चलता है, 1 घंटे बाद 5 मिलियन व्यूज़ होते हैं। वो 5 मिलियन लोग तो है ना कहीं। सही बात है। वो देख रहे हैं 1 घंटे का एपिसोड, 40 मिनट का एपिसोड। तो ये असल में दुनिया की आबादी बहुत बड़ी है भाई, हम तो बहुत छोटी सी आवाम को कैटर करते हैं। हर तरह के लोग हैं, हर तरह वो लोग भी हैं जो रीलों में ड्रामा देख लेते हैं। अब ऐसी कंपनियां भी आ गई हैं जो ड्रामों को रीलों में बना के देती हैं। अब TV चैनल ने भी शुरू कर दिया है कि जी
हर ड्रामे का अब एक रील कंटेंट आपको मिल जाता है, आप वो फॉलो करते रहें। अब ऐसी कंपनियां भी हैं जो बाकायदा OTT प्लेटफॉर्म की तरह 2-2 मिनट के सीन वाइज ड्रामे बना रहे हैं, बना ही वैसे रहे हाइलाइट्स बना रहे हैं कि वो 2 मिनट का सीन होगा, आप उसको फॉलो करें, उनको सब्सक्राइब करें, उनको फॉलो करते रहें, तो आप वो ड्रामा रीलों की शक्ल में 2-2 मिनट 2 मिनट 2-2 मिनट मिलता रहेगा। उनकी एक एपिसोड 2 मिनट की होगी, वो भी चलेगा। सब कुछ चलेगा। जब टेस्ट मैच बनता था तो हम टेस्ट मैच भी देखते थे, फिर वनडे हो गया हमने वो भी देखा, अब वो T20 हो गया है, हम वो भी उतने ही शौक से देखते हैं। कल को चाहे 5 एपिसोड का हो जाएगा, 5 ओवर्स का हो जाएगा, आप वो भी देख रहे होंगे। तो ये तो बस एक मतलब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये गिमिक्स हैं, कहानी बतानी है आपको। ये आज से नहीं, ये हज़ार साल जब से इंसान बना है, जब से इंसान को शऊर आया है, वो कहानियाँ सुनाता रहा है एक दूसरे को, उसके एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया किस्सा गोई है। वो किस्सा गोई का आप नया फॉर्म आप देख रहे हैं, एक रील है या वेब सीरीज के वेब अंदाज में सीरीज है, जो भी है, मतलब उसका लेटेस्ट फॉर्म रील है। वेब सीरीज तो फिर भी कुछ सालों से आ रही है ना, तो किस्सा गोई है। आपको जो वाला किस्सा स्टोरी टेलिंग आप कितना बेहतरीन कर सकते हैं, वो हर फॉर्म में आप कह रहे हैं कि जाएगी। आप एक मोटी ज़ख़ीम किताब भी पढ़ते थे, आप फिर और आज भी पढ़ ही रहे हैं लोग, मतलब उमैरा अहमद, निमरा अहमद, मतलब कितने ज़ख़ीम नॉवेल्स लिखते हैं। फिर उसके बाद आप इवन मेरे बचपन में फिरोज सन्स की पतली पतली, अलिफ लैला हज़ार दास्तान, ये एक एक कहानी आती थी, वो भी सुनते थे हम। तो बस कहानी है, बताई जा रही है, सुनी जा रही है, सुनाई जा रही है, आज से नहीं हज़ार साल से सुनाई जा रही है, और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक इंसान है, क्योंकि इंसान की सरिश्त में है, इंसान की बुनियादी कहानी सुनना और सुनाना। ठीक। सर, आप पूरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं, अरसे से घूम रहे हैं, देख रहे हैं, और ऑब्वियसली बहुत यानी कि जो डायरेक्टर होता है या जो इस इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग होते हैं, इसी तरह राइटर जो होते हैं, उनके बारे में कहा जाता है बहुत कीनली ऑब्ज़र्व करते हैं चीज़ों को। और उसके बाद तो आपके ख़्याल में इस वक्त पाकिस्तान का या हमारे समाज का सबसे बड़ा मसला क्या है, जिसको आपको लगता है कि ये है जिसको केटर करने की ज़रूरत है? तालीम यार, बहुत बाय फार, मतलब तालीम से आपका माशरा वैसा लगता है जैसा आप को नज़र नहीं आता। हमारे पाकिस्तान में तालीम की बहुत कमी है, और तालीम से मुराद सिर्फ ये नहीं है कि आपने मैट्रिक कर लिया या 5वीं जमात पास कर ली। आपको जब आप किसी तालीमी इदारे में जाते हैं तो आपकी पूरी एक शख्सियत को वो ठोक बजा के क्राफ्ट करता है। उसकी वजह से आप फिर वैसे होते हैं जैसे आप हैं आज, जैसे वो बच्चा है आज। तालीम याफ्ता लोग वैसे बिहेव करते हैं। हमारे पास उनकी बहुत कमी है। बाज़ औक़ात लिखना पढ़ना भी जानते हैं तो भी तालीम से बहुत दूर लगते हैं वो लोग। जब आप उनके बिहेवियर्स देखते हैं, जब आप मिसाल के तौर पे अभी आपने वाक़या सुना, कराची में एक जगह पे एक क्रिश्चियन फैमिली को ज़दोकोब करने के लिए एक बहुत बड़ा मॉब जमा हो गया, महज इसलिए कि एक ख़त उनके घर पे पोस्ट किया गया था जिसमें एक तस्वीर थी शायद उस घर की किसी पुराने रिहायशी की, और वो लोग जो हैं वो उनका सेंटिमेंट ये था कि वो घर गिरा देंगे। उसकी वजूहत जो भी हों, लेकिन कोई तालीम याफ्ता आदमी शायद ऐसी हरकत नहीं करेगा। नहीं, हम गलत जवाब दे रहे हैं एक्चुअली। तुम्हारा सवाल क्या था? तुम सवाल दोबारा करो। नहीं, आप ठीक, आपका सवाल मैं असल में पूछना चाह रहा था, इस समाज का सबसे बड़ा सबसे बड़ा हाँ बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मसला हमारा अदम मौजूदगी तालीम है। ठीक। अच्छा सर, आपको लगता है जो इस वक्त माशरे में अदम बर्दाश्त है वो भी अदम तालीम की वजह से? 100%। क्योंकि संजीदा मुकालमा नहीं हो रहा ना, एक दूसरे को बर्दाश्त क्यों करने के लिए तैयार नहीं है? आपको क्या लगता है? संजीदा क्या, गैर संजीदा भी नहीं हो रहा, मुकालमा ही नहीं हो रहा। लोग क्योंकि बात नहीं करना जानते, इसलिए बात नहीं करना चाहते। सुनना भी नहीं चाहते, बात न सुनना चाहते हैं न करना चाहते हैं, क्योंकि वो दोनों चीज़ों से नावाकिफ़ हैं, क्योंकि उनको इस बात की तालीम ही नहीं दी गई। तो उनके पास आसान हल होता है, पत्थर उठा के मार दो, ना बात करनी पड़ेगी ना सुननी पड़ेगी, है ना। सर फोड़ दो, उसके बाद कुछ भी नहीं, सर फोड़ दो उसके बाद। तो ये जो चीज़ है ये बहुत अशद ज़रूरी चीज़ है कि इसके ऊपर सरकार और लोग और जो मतलब सोचने समझने वाले हैं वो इस चीज़ पे ध्यान दें।
अच्छा, आमतौर पे अभी मैं पिछले दिनों एक हमारे स्टार ही हैं, शायद सेलिब्रिटी हैं, उनका उन्होंने ट्वीट कर दिया था, और ख़ास तौर पे जो मिंबर और महराब पे बैठे लोग हैं उनके ऊपर उन्होंने कहा कि यार इनका काम है माशरे को सुधारना। तो किसी ने नीचे लिखा कि भाई जो ड्रामा बना रहे हैं, जो उनका भी तो काम है, वो भी तो करें अपना काम, मतलब ये काम सिर्फ उनका ही जिम्मे है। तो क्या ये सबका मिलजुल के करने का काम नहीं है बिल्कुल आपके यार, ख्याल में? पूरे माशरे का काम है ना, माशरा सुधारना है। आपको आपका घर सुधारना है तो क्या आप अकेले सुधार लेंगे? घर में रहने वाला हर शख्स अपना अपना हिस्सा डालेगा। अगर मिसाल के तौर पे आप अपने घर में पाबंदी लगा करते हैं, मुझे घर साफ़ चाहिए, तो आप तो सफाई कर रहे हैं, बाकी 5 लोग जो हैं वो गंदगी फैला रहे हैं, तो ये तो सफाई नहीं हो सकती। 6 के 6 लोगों को सफाई करना पड़ेगी, सफाई रखना पड़ेगी, तभी घर साफ़ होगा। तो माशरा माशरा पूरी सब लोगों से मिलके बनता है। तो अगर माशरों को सुधारना है तो पूरे माशरे को अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। अगर आपके यहाँ करप्शन है, आपके यहाँ बेईमानी है, आपके यहाँ बेइंसाफ़ी है, तो आप सब लोगों को और भुगत सब रहें, ऐसा भुगत ही है, सब अपने अपने सब लेवल पे सब भुगत रहे हैं। ऐसा ही है। तो सबको अगर आवाज़ उठानी है तो भी सबको उठानी पड़ेगी। अगर काम करना है किसी चीज़ को लेके तो फिर सबको करना पड़ेगा। अगर आप आज गाड़ी से बाहर कचरा फेंक रहे हैं और आप यहाँ बैठ के पॉडकास्ट में एक तालीम दे रहे हैं कि नहीं जी मैं चाहता हूँ कि मेरा सफाई हो शहर में, हाँ। गुलशन इकबाल तो बहुत साफ़ होना चाहिए, तो भाई जो आप नाज़िमाबाद में कचरा फेंक के आए हैं उसका क्या होगा? तो एग्जैक्टली। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। ठीक। अच्छा सर, आप माशाल्लाह एक इंटेलेक्चुअल शख्सियत हैं, और मैंने आप सुना कि आपको शेर व शायरी से भी ख़ास शगफ़ है, जिसकी वजह से आप बल्कि मेरा ख़्याल है कि ताबिश आज़मी के शो में सबसे मुश्किल शेर आपने ही अब तक आने वाले मेहमानों में पढ़ा होगा। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि किन किताबों को आप समझते हैं कि उन्होंने आपकी शख्सियत में, या आपने पढ़ा और आपको लगा कि यार वाकई इन्होंने इम्पेक्ट क्रिएट किया है मेरी ज़िंदगी में और मेरी सोच में? अच्छा, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं, सच्ची बात तो ये मैंने इन सोचा कि मुझे किताबों ने, मेरे ख्याल से मुझे लोगों ने ज़्यादा मुतासिर किया है मेरी शख्सियत को बनाने में। जिनका ज़्यादा हाथ है वो लोग हैं। किताबें मैंने हमेशा अपनी तफरीह के लिए पढ़ी हैं। अच्छा। शायरी का शौक़ था बिल्कुल, नसर भी पढ़ी है, मिज़ा भी पढ़ा, लेकिन उससे कभी मैंने ये नहीं सोचा कि यकीनन किया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, किताबों ने कोई ना कोई असर किया होगा, लेकिन मैंने कभी इसको इस तरह सोचा नहीं कि किसी किताब ने मुझ पर ज़्यादा असर किया। मुझे लोगों ने जो मेरे साथ रहे, जिन लोगों ने मेरे साथ वक्त गुजारा, जिनसे मैंने सीखा, मेरे असातिज़ा, उन सब के मेरी शख्सियत पर असरात हैं, और मैं उनको बड़ा उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मुझे जिस मकाम पे मैं हूँ, जो भी थोड़ा बहुत अल्लाह ने दिया मुझे, वो उनमें उनका बड़ा हाथ है। अच्छा सर, एक और चीज़, नौजवान बहुत ज़्यादा इस वक्त आना चाहते हैं एक्टिंग में, डायरेक्शन में, यानी इंडस्ट्री में वो चाहते हैं कि हमारे कदम जम जाए, और उसकी वजह जो वो देख रहे होते हैं कि माशाल्लाह लाइमलाइट है, हर तरफ कैमरे, लाइट, और तो मतलब क्या उनको करना चाहिए? ख़ास तौर पे उनको किन चीज़ों की तरफ करना चाहिए, या आप समझते हैं कि हर बंदा इस काम के लिए बना भी है कि नहीं बना है कि ये काम करे और कोशिश करे कि हर हाल में मैं पहुंच ही जाऊं, कहीं ना कहीं मेरा कहीं क्लिप आ जाए, कहीं मैं कहीं शूट हो जाए? अच्छा, आधे पाकिस्तान को लगता है कि वो अदाकारी कर सकता है, आधे पाकिस्तान को, बिल्कुल, मतलब बिला किसी मुबालगा, पूरे पाकिस्तान को लग सकता है कि वो हिदायतकारी कर सकता है, क्या मैं हर किसी को डायरेक्शन दे सकता हूं? वो तो खैर नहीं, वो डायरेक्शन तो वो जनरली हमारा ये एटीट्यूड है कि हम हर एक को मशवरा देने खड़े हो जाते हैं जी। जबकि मशवरा देना, आपसे कोई मशवरा मांगे तो ज़रूर दीजिए, बगैर मांगे मशवरा नहीं देना चाहिए, सही है ना। लेकिन बहरहाल, और एक्टिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हर आदमी कर सकता है। एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। आपको एक्टिंग सीख, आप कुछ भी काम करना चाहते हैं, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगी ना। आप बैठिए कंप्यूटर पे तो खुद एक कोई ऐसी कोई वेबसाइट नहीं बना लेंगे, या आप कोई एप्लीकेशन नहीं बना लेंगे, आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना पड़ेगी। तो एक्टिंग भी आपको, अगर आपको एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग आपको पढ़ना पड़ेगी। आपको थिएटर इज़ द मतलब ओनली सोर्स जहाँ से आपको वो कॉन्फिडेंस, वो अदाकारी की वो चीज़ आ सकती है आपके अंदर, जो आपको नापा सिखा रहा है, आपको BNU सिखा रहा है, आपको NCA सिखा रहा है। आपको असल में अदाकारी जो है वो बाज़ लोगों में होती है, बाज़ में नहीं होती है।
पैदाइशी तौर पे। बहुत से लोग होते हैं जो आए और उन्होंने पहली बार अदाकारी की, कोई थिएटर नहीं किया, कोई तालीम नहीं ली, लेकिन उनके अंदर वो थी स्किल्स। ये ऐसे फ़नून हाय लतीफ़ा जो हैं वो इस तरह की चीज़ें अल्लाह मियां ने बाद लोगों में बाद चीज़ें बख्शी हुई हैं, है ना। एक बच्चा होता है जो पैदाइशी दूसरे साल में होता है, और वो जब पहली बार रोना शुरू करता है तो सुर में रोता है, और समझने वाले समझ जाते हैं यार ये बच्चा सुरीला पैदा होगा। और वो 4-5 साल में जब वो बोलना शुरू करता है और गाना शुरू करता है तो वो पता चल जाता है कि यार ये अल्लाह मियां की तरफ से गिफ्टेड सिंगर है। इसी तरह से गिफ्टेड एक्टर्स होते हैं, इसी तरह से गिफ्टेड राइटर होते हैं, या मुसव्विर होते हैं जिनकी पहली ड्राइंग से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार अल्लाह मैंने इसको कुछ दिया हुआ है, पोटेंशियल देके भेजा। तो वो उनको हटा के वो लोग हैं, मौजूद हैं, और बहुत कम होते हैं वो, मतलब आटे में नमक के बराबर होते हैं, हज़ारों में एक होते हैं। वो उनको हटा के बाकी सब मुसव्वरी सीख सकते हैं, मुसन्निफ़ी सीख सकते हैं, अदाकारी सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, सिर्फ मेहनत की ज़रूरत है। सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। मेरी ज़िंदगी का ये निचोड़ रहा है, मैं इससे पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि हार्ड वर्क ओवरकम्स टैलेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर आप हार्ड वर्क करें और आप किसी चीज़ में किसी चीज़ को पैशनेटली सीखना चाहते हैं तो फिर दुनिया की तमाम हम उसके टैलेंटेड आदमी को भी आप बीट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। सर आप क्योंकि डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर का असल काम ऑब्वियसली वो तो बहुत सारे आप ज़्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन एक टीम को पूरे लीड करना होता है, यानी कि तो ये तो इस वक्त माशरे में सबसे कमज़ोर तरीन पहलू है। दो बंदों का साथ चलना एक मुश्किल काम है। तो आपके ख्याल में वो कौन से स्किल्स हैं इन टीम को लीड करने वाले कि इन सलाहियतों के बगैर आप टीम लीड नहीं कर सकते या कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं कर सकते? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपको एक तो तजुर्बा सिखाता है, आप जब बहुत सी इस तरह की चीज़ें करते हैं, वो बहुत सी चीज़ों में आपको आता है। जैसे मुझे लगता है कि मेरा जो 6-7 साल की टीचिंग थी उससे मुझे बड़ा ये आया है, ये चीज़ मेरे अंदर आई है कि मैं ज़्यादा लोगों को, जत्थों को, ग्रुप्स को कंट्रोल कर सकता हूँ। और कंट्रोल क्या कर सकता हूँ, बगैर चीखे चिल्लाए, बगैर उन पर गुस्सा लेके साथ चल सकता हूँ। तो शायद मुझे टीचिंग से आ गई है, मैंने भी बच्चों को इतनी बड़ी क्लासेस का कोई कोर्स नहीं किया हुआ। बहुत से लोगों को किसी और चीज़ से आ जाती है। आप जब डील करते हैं लोगों के साथ, आप एक टीम के साथ डील करते हैं, कोई एक 4-5 लोगों की टीम के साथ करता है, कोई 50 लोगों की टीम के साथ करता है, तो आपको तजुर्बे से हर चीज़ आती है। तो ये डायरेक्शन का असल काम ये हालांकि नहीं है, एक्चुअली डायरेक्टर का काम तो है कि आपको एक लिखे हुए सेंटेंस को एक विजुअल सेंटेंस में तब्दील करके उसको वैसा इमेज में कन्वर्ट करवा दें ताकि लोग उसको देख के इमेजिन कर सकें। लेकिन हमारे पास क्योंकि वो टीम दुनिया में उसकी अलग टीमें होती हैं मतलब सेट को डील करने के लिए डायरेक्टर का कोई काम नहीं होता, बस सिर्फ आता है और सीन को क्रिएट करता है। सिर्फ क्रिएट करता है, आपको पहले बता देगा ये मुझे ये चीज़ चाहिए, कैमरामैन को बता देगा ये चीज़ चाहिए, एक्टर्स को पता होगा, एक्टर्स से वो डील करेगा। एक्टर्स को हिदायत देना, हिदायतकार उसी लिए कहते हैं, वो डायरेक्ट एक्टर्स को करता है और कैमरामैन को करता है, और फिर फाइनली बैठ के देखता है और फिर उसके बाद वो अपनी हाँ या ना का इजहार करता है, यानी यार दोबारा करूँगा, ये वो मज़ा नहीं आया, अब इसके अंदर ये चेंजेस कर लो। हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास आपको वन मैन आर्मी होती है। वन मैन आर्मी नहीं, आपके पास टीमें होती हैं, लेकिन उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्योंकि ज़िम्मेदार आप होते हैं, सारी जिम्मेदारी कल को पूछ आपकी होगी, रेटिंग नहीं आएगी तो चैनल आपसे पूछेगा, या आपके ड्रामे का बुरा रिव्यू आएगा तो भी प्रोड्यूसर आपसे पूछेगा। तो जिम्मेदारी आप अपने आप ले लेते हैं, आपको उस वक्त से बचना होता है जो रिज़ल्ट होगा उसका, तो फिर आप हर चीज़ कंट्रोल कर रहे होते हैं कि आपको ताकि लिमिटेड टाइम में शूट हो जाए, लिमिटेड टाइम में जो भी आपको टाइम लिमिट्स हैं उसके अंदर रहते हुए, लिमिटेड बजट्स में हो रहते हुए, अगर आप छोड़ देंगे तो भी हो जाते हैं लोगों के ड्रामे, लेकिन फिर वो होते हैं कि आपको बहुत वक्त लग जाता है, आपको लगता है कि प्रोड्यूसर का जो पैसा खर्च हुआ वो शायद दुगना हो गया उससे जो उतना होना चाहिए था। बस यही है। ये रहता मतलब एहसास के ऊपर है, आप अगर लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सर, जो क्रिएटिव लोग होते हैं
क्योंकि वो एक मुख्तलिफ अंदाज से सोच रहे होते हैं, क्रिएटिव जो भी लोग होते हैं, बस हम इसको इंशाल्लाह निपटाएंगे। जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो अलग अंदाज से सोच रहे होते हैं, तो उनके इख्तलाफात भी ज़्यादा होते हैं लोगों से कि यार नहीं ऐसे नहीं, मैं ऐसा सोचता हूँ कि इसको ऐसा करना चाहिए। तो इनको कैसे डील करते हैं कि यार मैं कुछ सोच रहा हूँ और वो कुछ सोच रहे, इख्तलाफात जो हो जाते हैं क्रिएटिविटी की बुनियाद पे? देखो हमारे पास क्या होता है, अब आपके हर हर गांव पे इख्तिलाफात होते हैं, लेकिन आप करते क्या हैं कि आप लोगों को कायल करने की कोशिश करते हैं। और मैं इस बात का कायल हूँ कि या तो मेरा और आपका इख्तिलाफ हो गया तो या तो आप मुझे कायल कर लें या मैं आपको कायल कर लूँ, उसके अंदर मेरी एनर्जी सर्फ होगी। क्योंकि मैं डायरेक्टर हूँ, लिहाजा फाइनल कॉल मेरे पास है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूँगा नहीं नहीं मैंने कह दिया ऐसे ही होगा, ये गलत अप्रोच होती है। एक चीज़ है जो आपको पसंद नहीं आ रही, तो आपको पसंद ना आने का भी आपके दिमाग में कोई लॉजिक होगी, वो लॉजिक अगर मैं आपको बता दूंगा तो आप फिर कहेंगे कि हाँ यार। मिसाल के तौर पे मैं आज सुबह की बात बताऊं कि मेरा एक ड्रामा आने वाला है, उसका एक टाइटल बनना था। उस टाइटल में एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जो मुझे लग रहा था कि उस टाइटल के पूरे रोमांस को किल कर रहा है। तो जो 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 साहिबा एक्चुअली मुझसे डील कर रही थी, मैंने उनको बताया कि मुझे इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट से क्या प्रॉब्लम है, कि उसके अंदर एक दरख्त को उगता हुआ दिखा रहे थे और उस दरख्त से फिर इमेज चेंज हो रहा था। तो मैंने कहा कि बाकी पूरा चीज़ जो है वो रोमांटिक है, और ये जो आप जब दरख्त को उगता हुआ दिखा रहे हैं तो उससे मुझे तो एक खाद के इश्तिहार का वो आ रहा है। फ़ौरन समझ गई बच्ची, उसने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इससे पहले वो मुझसे कही थी नहीं वो भी सही था, आपका भी सही है। मैं कहा नहीं वो सही नहीं था, यही सही है। उसकी वजह मैंने समझा दी उसको। सही, तो बस यही होता है, लॉजिकली आपने अगर उसको डील कर लॉजिकली लिया। समझा दिया। अच्छा, क्रिएटिव में हमेशा लॉजिक भी नहीं चलती है ना, क्रिएटिव में हमेशा लॉजिक नहीं चलती। आपको एक गाना है मैंने बनवाया, वो गाना आपको पसंद नहीं आया, क्योंकि म्यूजिक सुनने वाले भी तो हर तरह के हैं भाई। लोग अली ज़फ़र का म्यूजिक भी सुनते हैं, आतिफ का म्यूजिक भी सुनते हैं, अरिजीत का म्यूजिक भी सुनते हैं, किशोर के गाने भी सुनते हैं, रफ़ी साहब के गाने भी सुनते हैं। अलग अलग तरह के लोग हैं। तो उसके अंदर फिर मैं कहूँगा यार ये मेरी पसंद की चीज़ है, ठीक है, मुझे पता है कि आप डिफ़र करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इसका डायरेक्टर हूँ और इसके अच्छाई और बुराई की जिम्मेदारी भी मैं अपने कंधों पे ले रहा हूँ, लिहाजा आप इसको मेरी पसंद का ही रहने दें, ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपके पास 4 लोगों की टीम ने एक प्रोजेक्ट पे काम किया, वो प्रोजेक्ट मेरे पास लेके आए और मुझे उसके अंदर कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं उसको कुछ समझा दूंगा कि यार मुझे यूँ समझ में नहीं आ रही। तो आपको डील करना पड़ता है। अगेन आपको हर चीज़, कोई रूल नहीं है क्रिएटिव में, कोई देयर इज़ नो रूल। आपको हर सिचुएशन को उस वक्त बेहतरीन तरीके से हैंडल करना होता है। अच्छा, क्रिएटिव लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो डिसिप्लिन के पाबंद नहीं होते। कहते हैं कि यार हम जब रात में समझ में आएगी रात में करेंगे, दिन में समझ में आएगी। तो ये दोनों चीज़ें साथ चल सकती हैं, क्रिएटिविटी और डिसिप्लिन दोनों? देखो अगर क्रिएटिविटी अकेले में सोचने का काम है तो फिर तो आपके ऊपर ही, अगर आप राइटर हैं, आप क्रिएटिव राइटर हैं, फिर तो फिर तो आप जब चाहे करते रहें। हम मेरा मुस्तफ़ा अफरीदी जो मेरा दोस्त है और मेरे ज़्यादातर हिट ड्रामे उसी के लिखे हुए हैं, वो ऐसे ही है। वो दिन में सोचता है, रात में अकेले में काम करता है, सारी रात जगता है, सारा दिन सोता है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसा करना शुरू कर दूंगा तो फिर तो भाई मेरे साथ 80 लोगों की टीम है, 20 एक्टर्स हैं, 30 काम करने वाले हैं, 40 लाइट वाले हैं, उन सबको क्या होगा? उन सब के घर हैं, उन सबको सुबह निकलना होता है, सुबह बच्चों को छोड़ते हुए आना होता है, रात को शाम को बच्चों को लेते हुए जाना होता है, या कुछ इस तरह का हर एक का एक रूटीन होता है। तो आपको ये आज़ादी नहीं है। उसमें भी कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है भाई। आपके काम पे डिपेंड करता है। एक म्यूजिशियन है, वो म्यूजिशियन को आपको एक धुन बनानी है, अकेले बैठ के बनानी है तो बनाएगा। लेकिन जब वो म्यूजिक रिकॉर्ड करेगा फिर तो वो बांसुरी वाले से, तबले वाले से सबसे टाइम लेगा। जब सबका टाइम मिलेगा तो उस टाइम पे वो भी आएगा कि जी जब मेरा पूरा साजिंदे जमा होंगे तो वो टाइम है शाम को 4 बजे, शाम को 4 बजे उसको आना पड़ेगा ना, तभी रिकॉर्ड होगा। सर, आपकी ज़िंदगी की वो नाकामी जिसने आपको सबसे बड़ा सबक दिया, आपको लगता है यार ये मेरा बहुत बड़ा फेलियर था, इसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया? यार मैं नाकामियों को याद ही रखना नहीं चाहता, तो मैं तुम्हें क्या बताऊँ। बार बार ये पॉडकास्ट देख के मैं क्यों याद करूँ अपनी नाकामी को, इसलिए मैं तुम्हें नहीं लर्निंग होती है ना कि हाँ भाई ये लर्न, आइंदा आने वालों के लिए भी एक सीखने का मौका हो जाता है कि ऐसी कोई बड़ी चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह 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 मैं नहीं समझता कि मेरी ज़िंदगी में हुई है।
मुझे बिल्कुल याद भी नहीं आ रही कोई ऐसी चीज़। ठीक। तो वैसे मतलब नाकाम प्रोजेक्ट्स बहुत किए हैं, लेकिन उससे भी कोई ना कोई लर्निंग ही हुई होगी। वो रॉबिन शर्मा के अल्फाज भी हैं कि देयर इज नो फेलियर और सक्सेस, ओनली लेसन्स, गुड लेसन्स और बैड लेसन्स। एग्जैक्टली, आई एम स्ट्रांग बिलीवर ऑफ दैट। अच्छा, आप लास्ट ये इस हवाले से मेरा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई ड्रामा, यानी कि आप बोलें कि यार ये मेरी है जहन में, मेरे पास पैसा भी है सब कुछ और मैं इस मौजू के ऊपर ड्रामा बनाना चाहता हूँ, तो कि लोग फैमिली के साथ बैठ के ड्रामा देखें, तो आपके ख्याल में वो किस मौजू पर हो सकता है? क्या असल में देखो, है ऐसी ऐसी बिल्कुल चीज़ है, उसका नाम है इंशाअल्लाह संगे स्याह, जो मेरी संगे मरमर संगे माँ सीरीज़ का ट्रिलॉजी का तीसरा ड्रामा है। उसका मौजू मैं नहीं बता सकता, उसका मौजू एक्चुअली मैं आखिर तक किसी को नहीं बताऊंगा। अच्छा। उसका मौजू जो मुस्तफ़ा अफरीदी लेके आए हैं, वो बस आप लोगों को खुद ड्रामा देख के ही पता चलेगा कि अच्छा है कि इस मौजू पर था। क्योंकि अगर आप देखें ना, तो अगर आपने अभी बता दिया तो लोग उसको उस नज़रिए से देखेंगे। तो बेहतर है कि आप लोगों को ही जज करने दें, लोगों को ही समझने दें। आपको कहानी में फंसा के एक कड़वी गोली ऐसी हम हालत में डालेंगे कि लग पता जाएगा। ठीक सर। अच्छा, जो यहाँ पे हमारे पास लोग आते हैं जिनका ताल्लुक़ कराची से होता है, कराची में रहते हैं, हम उनसे पूछते हैं कि आप कराची में एक अरसा गुजारा, तो अब आपको क्या फ़र्क लगता है, दुख किस बात पे होता है और खुशी किस बात पे होती है कि यार ये कराची हमारा है लेकिन इसको ऐसा होना चाहिए था, या उस वक्त का कराची और इस वक्त का कराची जब देखा कोई? यार मेरे बचपन का कराची बहुत अच्छा था, रफ्ता रफ्ता बिगड़ता चला गया, और अब कराची का ये हाल है कि मैं हमेशा ये सोचता रहता हूँ बैठा हुआ कि यार मैं फ़लाने सन में मुझे मौका मिला था, मैं फ़लानी जगह चला आया था, फ़लाने मुल्क चला आया था, मुझे बहुत से मौके मिले और मैंने क्यों नहीं ये फ़ैसला किया। और मुझे लगता है इट्स टू लेट टू गो एनीवेयर एंड सेटल डाउन। तो लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त जो जिस कराची में मैं रहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का रिहायशी हूँ। शुरू से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नाज़िमाबाद में पैदा हुआ, अब मैं नॉर्थ में रहता हूँ। सड़कों के हालात, सिक्योरिटी के हालात तमाम तर बहुत बुरे हो गए हैं, बहुत बुरे हो गए। मुझे याद है हमारे रिश्तेदार बाहर से आया करते थे और हमारे नाज़िमाबाद में लाइट जाती थी, तो हम बाहर जाके अपना, हमारे घर के बाहर एक छोटा सा लॉन था, उसमें भी जो हमारे घर का हिस्सा ही था लेकिन घर के बाहर था, हम अपने दरवाजे से बाहर निकल के बैठते थे। तो हमारी खाला थी जो दिल्ली से आई हुई थी, वो कहती नहीं, हम दिल्ली में सोच भी नहीं सकते कि इस तरह आप घर के बाहर रात भर चारपाइयाँ डाल के बैठ जाएंगे। अब कराची में नहीं सोच सकते। कराची में तो घर में भी नहीं सोच सकते। तो कराची का बहुत अबतर हाल हो गया, बहुत बुरा। अल्लाह मियाँ रहम फरमाए, रहम फरमाए। सर आखिरी पैगाम आप नौजवानों के लिए कोई देना चाहेंगे कि यार बेटा ये काम आपको ज़िंदगी में ज़रूर करने चाहिए, ये करो ऐसा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको किसी न किसी मकाम पे पहुंचा देगा? मुझे लगता है कि अपनी तालीम पे ज़ोर दें, तालीम हासिल करने पर, तालीम के फ़रोग़ पर, और अपने माँ बाप का कहना माने। मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है, हमारे पास नई नस्ल बड़ी नाखलफ औलाद पैदा हो रही है, तो बेहतर है कि तालीम, मेनली तालीम आपको कुछ सिखाएगी। शऊर जिसको आप कह रहे हैं, शऊर जो बिहेवियर, जो भी आप किताब पढ़ें। हमारे एक उस्ताद थे, बड़े अच्छी बात, शब्बर भोजवाला साहब, कहा करते थे कि यार आप जो भी काम करें, आप झाड़ू भी लगाएं ना, तो वो सबसे अच्छी झाड़ू होनी चाहिए। तो बस मैं इस बात का बिलीवर हूँ और समझता हूँ कि यही करना चाहिए आपको। आप जो भी काम करें उसको याद रखें, उसमें बेहतरीन जो टॉप की कुर्सी है वो आपके लिए खाली पड़ी है, आपको बस वहाँ तक पहुँचना है और किसी भी तरह से पहुँचना है, और मेहनत इज़ द ओनली की। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच, आपने वक्त दिया और आपका ज़्यादा वक्त ही ले लिया हमने, और बात बहरहाल गुफ्तगू ऐसा लग रहा है कि अधूरी ही रह गई है। इंशाल्लाह कभी फिर इंशाल्लाह आपको ज़हमत देंगे और हमको तवक्को करते हैं कि आप कुछ वक्त इस के लिए निकाल भी लेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपका कि आपने मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और यहाँ हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए। नाज़रीन, हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं। एक सवाल अलबत्ता मैं चाह रहा हूँ ऑन कैमरा ही पूछ लूँ आपसे। जो हमारे साबिक़ कप्तान है सरफराज अहमद, सरफराज जो, उनको सैफ़ी बोलते हैं, तो आपका नाम सैफ़ी हसन है या आपका ये क्या हुआ? मेरा नाम सैफ़ी हसन है। फ़े के नीचे बड़ी है? नहीं, फ़े के नीचे ज़ेर है।
हसन की तलवार, सैफ हसन, अच्छा, सैफ हसन, जैसे कायदे आजम। ओह मैं अच्छा पहले अच्छा, बचपन में क्या, जवानी तक मैं यही लिखता था, सैफ डैश ई डैश हसन। ओके। तो वो जिनका मैंने जिक्र किया, खुर्रम शफीक साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम ये जो लिखते हो ना सैफ हसन, ये कूल नहीं है, तुम ऐसा करो एफ के साथ ई को जोड़ दो तो ये सैफी हो जाएगा। वो सैफी नहीं हुआ, सैफी हो गया। हाँ, वो विकिपीडिया में भी छोटी ए के साथ लिखा हुआ है, जी सैफी जी, वो हसन, हाँ। बहुत अलग अलग, बाज़ लोग आई लगा देते हैं आखिर में, लेकिन बात तो चलता है। सैफ़ी हसन साहब, ये सैफ़ हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने अपनी कीमती औकात में से वक्त दिया, हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह अगली किसी पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है